Hello students, welcome back to KK Massage Tutorials at Simple Physics with KK. SCV Solution Chapter 4 Exercises Question 1 to Question 12 The Forces. Question 1. 1 ग्राम के पार्टिकल द्वारा दूसरे सिमिलर पार्टिकल पर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन ज्ञात कीजिए. आंसर, हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन r है. हमें दिया हुआ है मास ऑफ इच पार्टिकल m इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg. फोर्स बिटवीन देम F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन. तो ग्रेविटेशनल इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? F इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है. इन वैल्यूज को F इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में पुट करने पर हमें मिलेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू अंडर ब्रैकेट 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो इससे हमें आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाता है इक्वल टू 1. स्क्वायर रूट निकालने पर हमें आर का वैल्यू मिल जाता है इक्वल टू 1 मीटर. यही हमारा आंसर है. क्वेश्चन 2. वह फोर्स निकालिए जिससे आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं. आंसर, जितने फोर्स से हम लोग अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं उतने ही फोर्स से अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन each and every action has equal and opposite reaction. अर्थ जिस फोर्स से हमें अट्रैक्ट करता है वह हमारा वेट कहलाता है. तो हमारा वेट होता है mg, जहाँ की m हमारा मास है और g है एक्सलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अर्थात mg. तो हमारा आंसर हुआ कि हम लोग अर्थ को mg फोर्स से अपने वेट के फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. क्वेश्चन 3. कितने डिस्टेंस पर दो चार्जेज को जिनमें से प्रत्येक 1 कूलम है प्लेस किया जाए कि उन दोनों के बीच का फोर्स आपके वेट के बराबर हो. आंसर, मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस r है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हो गया F इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ की Q1 Q2 चार्जेस हैं. यहाँ पर जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू हम जानते हैं होता है इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. Q1 Q2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है इक्वल टू 1 कूलम इच. यदि मेरा मास m kg है तो क्वेश्चन के अनुसार F इक्वल टू mg न्यूटन. अब हमारा इक्वेशन हो जाता है mg इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई mg. हम लोग g का वैल्यू यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं तो हमें आर स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई m. स्क्वायर रूट लेने पर r इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट m. यही r का एक्सप्रेशन होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई अंडर रूट m. अब जो भी हमारा मास है वो जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमें r का वैल्यू मिल जाता है. यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेरी करेगा. मान लेते हैं कि यदि मेरा मास m है तो m इक्वल टू 64 kg, तो इससे r इक्वल टू 30000 डिवाइडेड बाई 8 मीटर इक्वल टू 3.75 किलोमीटर. यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन 4. दो स्फेरिकल बॉडीज जिनमें से प्रत्येक का मास 50 kg है 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखे गए हैं. दोनों पर इक्वल चार्ज है और यह पाया जाता है कि दोनों के बीच का कूलम रिपल्सन का फोर्स उन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में. तो बताइए कि प्रत्येक बॉडी पर कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया गया है. आंसर दिया गया है सेपरेशन r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.20 मीटर, मास m इक्वल टू 50 kg इच. मान लेते हैं कि प्रत्येक स्फेरिकल बॉडीज पर
Q कूलम का चार्ज है, तो कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इतना न्यूटन। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जब हम लोग इक्वेट करते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम में कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें क्यू स्क्वायर इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल टू 1853 इंटू 10 टू द पावर -20। इसका स्क्वायर रूट निकालने पर हमें मिलता है Q इक्वल टू 43.0 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, दैट इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर जो सेपरेशन दिया हुआ है, यह सेपरेशन एक रिडंडेंट डाटा है, जिसका कि हमें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम लोग दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं तो R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है दोनों तरफ से। इसका एक कंक्लूजन यह भी निकलता है कि 50 केजी के स्फेरिकल बॉडीज पर यदि 4.3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम का चार्ज दिया जाता है, तो उनके बीच का सेपरेशन कुछ भी हो, दोनों के बीच का कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा। क्वेश्चन 5, एक मंकी एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। डाली उस मंकी पर 48 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, जबकि उस पर वह डाली 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है। तो उस पेड़ की डाली द्वारा मंकी पर लगाया गया टोटल फोर्स ज्ञात कीजिए। आंसर। इस प्रॉब्लम के लिए एक डायग्राम यहाँ बनाया गया है। इसमें डाली द्वारा मंकी पर लगाया गया नॉर्मल फोर्स 48 न्यूटन डाली के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, जहां की वो कांटेक्ट में है। 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स उसी कांटेक्ट सरफेस पर अलोंग द सरफेस ऑफ ब्रांच यानी ट्री के डाली के अलोंग काम करेगा। इससे स्पष्ट है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों ही जहां पर मंकी कांटेक्ट में है वहां पर एक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ही डाली द्वारा मंकी पर लगाया गया टोटल फोर्स होगा। यह रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। F स्क्वायर इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 2304 प्लस 400 इक्वल टू 2704। स्क्वायर रूट निकालते हैं तो F इक्वल टू 52 न्यूटन हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन 6, एक बॉडी बिल्डर 150 न्यूटन का फोर्स एक बुलवर्कर के अगेंस्ट में लगाता है और इसे 20 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर देता है। तो उस बुलवर्कर का स्प्रिंग कांस्टेंट पता कीजिए। आंसर। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उस पर लगाया हुआ वह फोर्स होता है जो उसे यूनिट लेंथ तक कंप्रेस या इलोंगेट कर देता है। यहाँ पर 150 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे 20 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया जा रहा है। चूँकि 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.20 मीटर, तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा इस दिए हुए स्प्रिंग का इक्वल टू 150 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.20 मीटर इक्वल टू 750 न्यूटन पर मीटर। यही स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। हमारा आंसर यही है। क्वेश्चन 7, एक सैटेलाइट को अर्थ स्टेशन से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, तो अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर अर्थ द्वारा सैटेलाइट पर लगाया फोर्स अर्थ के सरफेस का आधा रह जाएगा। रेडियस ऑफ द अर्थ लीजिए 6400 किलोमीटर। आंसर। मान लेते हैं कि मास ऑफ द सैटेलाइट इक्वल टू mkg, फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ स्टेशन पर इक्वल टू mg, जहाँ की g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर यानी 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। तो ग्रेविटी के इक्वेशन से हमें मिलता है mg इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें कैपिटल G है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी और कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ। यदि अर्थ द्वारा सैटेलाइट पर लगाया गया फोर्स अर्थ के सरफेस से r हाइट के ऊपर हाफ रह जाता है, तो यह फोर्स होगा mg/2।
अब डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ की कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द अर्थ और स्मॉल आर जो हमने अभी एज्यूम किया है वह। अब पुनः ग्रेविटेशन के इक्वेशन से हमें मिलता है mg/2 इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर, दैट इज mg इक्वल टू 2gmm डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट r प्लस r का होल स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस प्रकार इक्वेशन 1 और 2 में mg का हमें दो वैल्यू मिलता है, तो इन दोनों को यदि हम लोग इक्वेट करते हैं राइट हैंड साइड को 1 और 2 में, तो हम क्या पाते हैं gmm/r² इक्वल टू 2gmm डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट r प्लस r का होल स्क्वायर। तो gmm हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। इसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है अंडर ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल R प्लस R इक्वल टू कैपिटल R अंडर रूट 2। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया है। इससे हमें स्मॉल r का वैल्यू मिल जाता है अंडर ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R इक्वल टू 0.414 इंटू 64 इंटू 10⁵ इतना मीटर। इसे जब हम लोग सॉल्व करके मीटर और किलोमीटर में चेंज करते हैं तो किलोमीटर हमें इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है 2650 किलोमीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस प्रॉब्लम को प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरी से भी आसानी से हल किया जा सकता है, जैसा कि आगे दिया गया है। चूंकि दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यदि अर्थ के सरफेस पर सैटेलाइट पर फोर्स F है और r डिस्टेंस ऊपर में फोर्स F' है, तो F'/F इक्वल टू r² डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट कैपिटल R प्लस r का होल स्क्वायर। लेकिन F'/F हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हाफ है, तो हमें कैपिटल R² डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। इससे हमें मिलता है कैपिटल R डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 1/√2। इससे हमें मिलता है अंडर रूट 2 कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट √2 माइनस 1 कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। तो स्मॉल r का वैल्यू हमें इससे यहाँ पर मिल जाता है। इसमें r का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो स्मॉल r इक्वल टू 0.414 इंटू 64 इंटू 10⁵ मीटर। इसे जब हम लोग किलोमीटर में निकालते हैं तो हमें वही सेम आंसर आता है, अप्रॉक्सीमेटली 2650 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, दो चार्ज पार्टिकल 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखे गए हैं और वे एक दूसरे पर 20 न्यूटन का कूलम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यह फोर्स कितना होगा यदि सेपरेशन 25 सेंटीमीटर है? तो इसे भी हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका से आंसर निकालते हैं। कूलम फोर्स F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² इतना न्यूटन, दैट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 इक्वल टू F इंटू r²। F का वैल्यू है 20 न्यूटन, R का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.20 मीटर। दोनों का वैल्यू पुट करते हैं F r² में तो हमें मिलता है 20 इंटू 0.20 का स्क्वायर इक्वल टू 0.80 न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब सेपरेशन 25 सेंटीमीटर हो जाता है यानी R इक्वल टू 0.25 मीटर, तब फोर्स हमारा हो जाता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 0.25 का स्क्वायर। अब 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है इक्वल टू 0.80 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलता है इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाय 0.25 का स्क्वायर इक्वल टू 0.80 इंटू 16 इक्वल टू 12.8 न्यूटन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है इक्वल टू 13 न्यूटन का। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका है प्रोपोर्शनैलिटी का तरीका। चूँकि दोनों के बीच का जो फोर्स है वह दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r1 है तो फोर्स F1 होता है, और जब डिस्टेंस r2 है तो फोर्स F2 होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी से हमें क्या मिलेगा, F1 बाई F2 इक्वल टू अंडर ब्रैकेट R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। इससे हमें F2 का वैल्यू मिलेगा अंडर ब्रैकेट R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू F1। इसमें वैल्यू पुट करने पर हमें मिल जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाई 0.25 इसका होल स्क्वायर इंटू 20 न्यूटन इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 4/5 का स्क्वायर इंटू 20 न्यूटन इक्वल टू 12.8 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 13 न्यूटन हमारा सेम आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वह उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। तो मून का वेट निकालिए फॉलोइंग डाटा से। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल G, कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द मास ऑफ द मून इक्वल टू 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। आंसर हमारे पास है कैपिटल M इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द मून M डैश इक्वल टू 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। डिस्टेंस R इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब वेट ऑफ द मून हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल G M डैश बाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा इक्वल टू 2.04 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन के। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10, दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो पता कीजिए। आंसर, मान लेते हैं कि दोनों प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन r है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर न्यूटन, जहाँ की Q है चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, और ग्रेविटेशनल फोर्स P हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल G M स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इतना न्यूटन, जहाँ की M स्मॉल m मास ऑफ ईच प्रोटॉन है और कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमारे पास है Q का वैल्यू, Q इक्वल टू प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो होता है इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और मास ऑफ द प्रोटॉन हो जाएगा 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेस का रिक्वायर्ड रेशियो निकालते हैं। कैपिटल F बाई कैपिटल P इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वायर। नीचे का डिनोमीटर का R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो रेशियो इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू अंडर ब्रैकेट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 का होल स्क्वायर। तो इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 का पावर अलग फैक्टर में रखते हैं और बाकी को एक साथ रखते हैं, तो इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 6.67 इंटू 1.672 का स्क्वायर, और इसका जो 10 का फैक्टर है इंटू हो गया 10 टू द पावर 9 माइनस 38 प्लस 11 प्लस 54, और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें निकलता है इक्वल टू 1.235 इंटू 10 टू द पावर 36, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा होता है 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यह
रेशियो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यह रेशियो है, यह एक बहुत ही बड़ी संख्या है। तो इससे यह स्पष्ट है कि दो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले ग्रेविटेशनल फोर्स नगण्य है, नेग्लिजिबल है। अब हम लोग अगले प्रॉब्लम 11th पर आते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का एवरेज सेपरेशन 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर होता है। तो ए पता कीजिए कि दोनों के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इस स्टेट में कितना कूलम्ब फोर्स लग रहा है। बी, जब इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो एवरेज सेपरेशन दोनों के बीच का 4 गुना बढ़ जाता है उसके बनिस्बत जबकि वह ग्राउंड स्टेट में होता है। तो अब इस स्थिति में दोनों के बीच का कूलम्ब फोर्स कितना होगा? आंसर, सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को देखते हैं। चार्ज ऑन ईच पार्टिकल Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सेपरेशन बिटवीन देम इक्वल टू R1 इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो इन दोनों के बीच का कूलम्ब फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर न्यूटन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू अंडर ब्रैकेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर, इतना न्यूटन। और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आता है इक्वल टू 9 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई 28.09 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन इक्वल टू 0.82 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। यह हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। पार्ट बी, चूंकि कूलम्ब फोर्स दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा तो दोनों के बीच का फोर्स उसका 4 का स्क्वायर यानी 16 टाइम्स घट जाएगा। तो इस केस में अर्थात फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दोनों के बीच का यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का कूलम्ब फोर्स हो जाएगा F डिवाइडेड बाई 16, F जिसका वैल्यू हम लोगों ने पार्ट ए में निकाला है। तो F बाई 16 यानी अंडर ब्रैकेट 8.2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन इक्वल टू 5.1 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। यह हमारा पार्ट बी का आंसर हो गया। क्वेश्चन 12, अर्थ का जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर। एक 120 kg इक्विपमेंट का वेट पता कीजिए जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के एक सैटेलाइट में रखा हुआ है। रेडियस ऑफ द अर्थ है इक्वल टू 6400 किलोमीटर। आंसर, हम लोग इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? इक्विपमेंट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट होता है जो कि सैटेलाइट के साथ अर्थ के चारों तरफ घूमने के कारण इस वेट को इस पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा बैलेंस किया जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब कोई सैटेलाइट होता है तो उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है 24 आवर्स, जो कि एग्जैक्टली अर्थ के 1 रोटेशन के बराबर होता है, जिससे कि वह अर्थ के सरफेस से स्टेशनरी दिखाई देता है। तो यदि हम लोग इक्विपमेंट पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकाल लेते हैं तो हमें इसके वेट की जानकारी हो जाती है जो कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ही होगा। तो वेट ऑफ द इक्विपमेंट इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन इट इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। हमारे पास है m का वैल्यू इक्वल टू 120 kg, r इक्वल टू 6400 प्लस 36,000 किलोमीटर इक्वल टू 42400 किलोमीटर इक्वल टू 4.24 इंटू 10⁻7 मीटर। हम लोग मीटर में इस यूनिट को रखेंगे डिस्टेंस को। तो टाइम पीरियड हो गया t इक्वल टू 24 आवर्स। इसे हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 86400 सेकेंड। तो अब ओमेगा का वैल्यू होगा 2 पाई बाई टी इक्वल टू
2 पाई डिवाइडेड बाई 86400 रेडियन पर सेकेंड। तो अब हमारा वेट निकल गया m ओमेगा स्क्वायर r यानी इक्वल टू 120 इंटू अंडर ब्रैकेट 2 पाई बाई 86400 का होल स्क्वायर इंटू 4.24 इंटू 10 टू द पावर 7, इतना न्यूटन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आएगा इक्वल टू 26.88 न्यूटन, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 27 न्यूटन का। यही हमारा आंसर होगा। इसे हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वह देखिए किस प्रकार। अर्थ के सरफेस पर इक्विपमेंट का वेट होगा इक्वल टू mg इक्वल टू 120 इंटू 9.8 न्यूटन इक्वल टू 1176 न्यूटन। यहाँ हम लोगों ने स्मॉल g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है, जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर लिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी यदि डिस्टेंस n टाइम्स बढ़ जाता है तो दोनों के बीच का फोर्स n स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा। यहाँ पर यह रेशियो n है इक्वल टू 42400 डिवाइडेड बाई 6400 इक्वल टू 6.625। तो वेट ऑफ द इक्विपमेंट इन द सैटेलाइट हो जाएगा 1176 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। n का वैल्यू रखते हैं तो इक्वल टू 1176 डिवाइडेड बाई 6.625 का स्क्वायर इक्वल टू 26.80 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 27 न्यूटन। ये हमारा पहले जैसा ही आंसर आया। तो इस प्रकार हम लोग दो तरीकों से क्वेश्चन 12 को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। विजिट अगेन।